हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं आपके लिए। और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और उसमें एक केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा याद कीजिए क्या बताया था मैंने आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑल दोज reactions in which a more reactive element displaces the less reactive element from their compound, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। या एनसीईआरटी की टर्म में एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑल दोज रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। वो क्या कहलाती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन देखने में और लिखने में जितना आसान लगती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर ये आती है बच्चों को कि ये समझ नहीं आता कि किस मेटल की रिएक्टिविटी दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा है या फिर कम है। हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ये हमको कैसे पता लगेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी चीज़ को, उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा। सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है, और फिर हम लोग उस एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो इसी वीडियो लेक्चर में ही आपको याद हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स होती है ये क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का मतलब होता है बेसिकली इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। यानी इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, और फिर धीरे 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 जैसे सीरीज में हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, मेटल की जो रिएक्टिविटी है, मेटल की जो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी है वो रिड्यूस होती जाएगी। और फाइनली जो लास्ट एलिमेंट की बात हम लोग करेंगे, लास्ट मेटल की बात करेंगे, उसकी रिएक्टिविटी लीस्ट होगी। यानी इस पर्टिकुलर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मेटल्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। यानी यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी है जिस एलिमेंट की वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, और जिसकी लीस्ट रिएक्टिविटी है वो हमारा बॉटम मोस्ट पोजीशन पर है। इस तरीके से हमारी ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अब जानते हैं इन रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन कौन से मेटल्स आते हैं। वैसे तो देखिए बहुत सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन क्लास 10th लेवल पे जो अपने काम के मेटल्स हैं उन रिएक्टिविटी सीरीज़ में इतना हमारा काम चल जाएगा। बोर्ड एग्जाम के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ज़रा देखिए एनसीईआरटी में दी हुई ये सीरीज़ है। तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट जो कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा है हमारे पास, पोटेशियम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो कि हमारे पास सोडियम, जिसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है कैल्शियम जिसको Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन हमारे पास आता है मैग्नीशियम जिसको Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास एल्यूमिनियम जिसको हम लोग Al से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारे पास जिंक जिसको Zn से रिप्रेजेंट किया जाता है। आयरन जिसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। लेड जिसको Pb से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉपर जिसको Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। मरकरी जिसको Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिल्वर जिसको Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लैटिनम जिसको Pt से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड फाइनली गोल्ड जिसको Au से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर अगर आप चेक करें तो एक एलिमेंट मेरे पास में ऐसा है जिसको मैंने ब्लॉक के अंदर क्लोज किया हुआ है। इस एलिमेंट को ज़रा देखिए, ये एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन मेरे को पता है मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल है। फिर मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने हाइड्रोजन को 20 में क्यों प्लेस किया हुआ है। तो ये वैसे तो डिटेल में आप इसके बारे में जो है पढ़ेंगे, आप जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में समझाया जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको इतना बता सकता हूँ आपके जनरल आइडिया के लिए कि ये हाइड्रोजन को इसलिए रखा गया है यहाँ पर कि इससे ऊपर जितने भी मेटल्स हैं आपके, इन मेटल्स को अगर आप किसी एसिड के अंदर प्लेस करेंगे, अगर आप इन मेटल्स में से कोई भी मेटल जिनकी पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है, इन मेटल्स में से कोई भी मेटल अगर आप किसी भी एसिड के अंदर प्लेस करेंगे, चाहे वो आपका चाहे वो आपका HCl हो या फिर आपका H2SO4 हो, याद रखिएगा केवल HCl और H2SO4 की बात कर रहा हूं मैं। तो HCl और H2SO4 में
अगर आप इन मेटल में से कोई भी मेटल जो कि हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं इनको प्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यानी ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि एसिड से ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसलिए इन मेटल्स की जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है। वहीं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये जो हमारे पास में मेटल हैं इनको अगर हम लोग HCl या H2SO4 के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। यानी इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम है कि ये जो हमारे नॉर्मल जो मिनरल एसिड है लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, अगर इन मेटल्स को अगर हम उन एसिड के अंदर प्लेस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती। हाइड्रोजन को प्लेस में रखने का मतलब सिर्फ ये है ताकि आपको ये बताया जा सके कि इससे ऊपर जो मेटल आ रही हैं वो एसिड के अंदर डालने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगी, इसके नीचे जो मेटल आ रही हैं वो एसिड के अंदर प्लेस करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको और आपको समझ में आया होगा कि ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। अब हम लोग समझते हैं वो ट्रिक जिससे हम लोग इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को बड़े आराम से और बड़े मजे में तैयार करके चले जाएंगे। ज़रा देखिए किस तरीके से तैयार करना है। तो इसको समझने की ट्रिक है, हम कहेंगे इसको इस तरीके से याद करना है कि खाना खाया। अब सीधी सी बात है भाई, खाना खाएंगे और अच्छा खाना खाया है, डेली अगर हम लोग अच्छा खाना खाते हैं तो क्या आता है जी, मज़ा आता है। तो क्या करेंगे, किस तरीके से याद करेंगे, खाना खाया। खाना खाया का मतलब खा से आ गया हमारे पास के यानी पोटेशियम, ना का मतलब Na, खाया मतलब Ca, मज़ा मतलब Mg, आया मतलब एल्यूमिनियम और उसके बाद मज़ा आया जी लगाते हैं। तो एक डायलॉग है ना कि जैसे पार्ले जी में भी आगे जी लगाया जाता है, तो हम इसको भी इज्जत दे रहे हैं तो जी लगा दिया है इसके आगे। तो क्या है हमारे पास न्यूमोनिक्स, खाना खाया मज़ा आया जी। तो मतलब K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, यहाँ तक आ गया हमारे पास में खाना खाया मज़ा आया जी। फिर का मतलब Fe यानी आयरन। पेट का मतलब क्या है हमारे पास Pb। तो अब खाना खाया मज़ा आया, मज़े में ज़्यादा खाना खा गए तो पेट भी निकल आएगा। तो क्या है, हम किस तरीके से याद करेंगे कि खाना खाया मज़ा आया जी। फिर पेट क्यों है आगे, पेट अब क्यों है आगे हमारा, अपने को क्या करना है आगे पता लगाओ। तो अब बहुत ही सीधी सी चीज़ है, बड़े आराम से आप किस तरीके से समझे कि खाना खाया तो मज़ा आया जी। फिर पेट क्यों है आगे, मज़े में ज़्यादा खाना खा लिया तो पेट निकल आया। तो पेट क्यों है आगे जी, पता लगाएं। तो ये हमारे पास इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसको आप याद कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, खाना खाया मज़ा आया जी, फिर पेट क्यों है आगे पता लगाओ। ओके, तो इस तरीके से बड़े आराम से आपने देखा कितनी आसानी से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको इससे बेहतर कोई ट्रिक पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको भी आगे किसी ना किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसका साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है। अब हम लोग बात करते हैं इनके एप्लीकेशन के बारे में कि इसका काम क्या है, हम क्यों याद कर रहे हैं, क्यों याद करवा रहे हैं, इस सीरीज़ का फ़ायदा क्या है। ये सीरीज़ अगर किसी बच्चे को याद है तो उससे क्या बेनिफिट उसको होगा, वो चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल है ये क्या बता रही है आपको कि किस मेटल की रिएक्टिविटी दूसरे के कंपेरिजन में ज़्यादा है या फिर कम है। तो हम इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के हेल्प से ये बता सकते हैं कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम लोग एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं जो कि एप्लीकेशन पार्ट लिया हुआ है मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि रिएक्शन लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर मैंने जिंक मेटल के ग्रैन्यूल्स या फिर जिंक मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों को मैंने प्लेस किया है। तो अब हम ये जानने और समझने में इंटरेस्टेड हैं, क्या ये जो जिंक मेटल है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। हम कैसे पता लगाएंगे, मैंने अभी आपको बताया डेफिनेशन में क्या था, इफ़ जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी दूसरे मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर इतनी ताकत होगी कि वो कॉपर को सल्फेट आयन से अलग कर सके, सल्फेट के साथ खुद बॉन्ड बना सके और कॉपर को बाहर निकाल सके। हमें ये कैसे पता लगेगा कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है या कम है, तो आपको ये पता लगेगा मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ से। और ज़रा देखिए इस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो आपको नज़र आएगा कि जिंक आपका कॉपर के कंपैरिजन में
अपर साइड में है। और मैंने पहले भी बताया था कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी जो मेटल ऊपर आएगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, जो मेटल नीचे आएगी उसकी रिएक्टिविटी कम। तो हमको दिख रहा है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक की वो जो पोजीशन है वो कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब ये है कि जो जिंक है मेटल है आपका वो ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। और क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए जिंक के अंदर इतनी ताकत है कि वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, और वो कर भी देगा। और फाइनली हमारे पास कंपाउंड मिल जाएगा क्या, ZnSO4 एक्वस कंडीशन में, और कॉपर मेटल जो है वो आपकी बाहर निकल जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल होगी। अब सपोज कीजिए अब हम लोग करते हैं इसका उल्टा, क्या हो अगर मैं कॉपर की रॉड को या फिर कॉपर के ग्रैन्यूल्स को जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर प्लेस करता हूं तब क्या होगा। तो अभी रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर की पोजीशन जिंक से नीचे है, इसका मतलब ये है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू जिंक। और इसका मतलब फिर ये है कि कॉपर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो जिंक और सल्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, जो इंटरैक्शन है, इस इंटरैक्शन को ब्रेक कर सके, सल्फेट आयन को अपने साथ मिला सके। कॉपर इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप ये रिएक्शन देखते हैं कि कॉपर सॉलिड प्लस ZnSO4, तो अगर किसी बच्चे को रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता तो वो क्या काम करेगा, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रटी हुई है तो सीधे सीधे क्या कर देगा, CuSO4 कर देगा और Zn बाहर कर देगा। आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए सीधे हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये रिएक्टिविटी सीरीज का एप्लीकेशन क्या है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आयरन को सॉलिड कंडीशन में प्लेस किया है हमने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। अब फिर से मूव करते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ और देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में क्या कॉपर जो है उसकी पोजीशन आयरन से नीचे है या फिर ऊपर की तरफ है। तो ज़रा चेक कीजिए इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो ये आपको दिख रहा है, ये आयरन है हमारे पास और ये रहा अगेन कॉपर। तो हमको दिखाई दे रहा है कि जो आयरन है वो कॉपर से ऊपर की तरफ है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। और रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको बार बार बता रहा हूँ, जो मेटल ऊपर की तरफ आएगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगेन इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, आयरन सल्फेट को अपने साथ मिला लेगा और खुद बना लेगा आयरन सल्फेट, जबकि कॉपर आपका डिस्प्लेस होकर बाहर चला जाएगा कॉपर सॉलिड के रूप में। यानी ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आपकी एक वैलिड रिएक्शन है, ये हो जाएगी। अब इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो क्या पॉसिबल है, क्या कॉपर के को सॉलिड फॉर्म में अगर मैं आयरन सल्फेट के आपको सॉल्यूशन में मिक्स करता हूं तो क्या कॉपर अपना सल्फेट बना सकेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉपर अभी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हमने देखा कि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो आयरन से कम है, तो इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये आयरन से सल्फेट आयन को छीन के अपने साथ मिला ले। यानी ये रिएक्शन अगेन कोई पॉसिबल नहीं होगी। यानी हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन लिख देंगे। फिर देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो अब हमारे पास कॉपर सॉलिड कंडीशन में और फिर हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। और अब हम ये जानने और समझने में इंटरेस्टेड हैं, क्या कॉपर के अंदर अब इतनी ताकत है कि वो सिल्वर से नाइट्रेट आयन को बाहर कर सके? तो हमें कैसे पता लगेगा? अगेन फिर से मूव करेंगे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ में और ज़रा चेक कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो आपको नज़र आएगा कि ये रहा हमारा कॉपर जबकि ये रहा हमारे पास सिल्वर। तो ज़रा चेक कीजिए, चेक करने पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में कॉपर की पोजीशन सिल्वर से ऊपर है। यानी अब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, और क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल होगी। कॉपर नाइट्रेट आयन को अपने साथ मिला लेगा और बना देगा कॉपर नाइट्रेट, और जो हमारा सिल्वर है वो सिल्वर मेटल के रूप में क्या होगा, आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी अब सिल्वर से ज़्यादा है तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अगेन इसका रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर जो है हमारा वो कॉपर से कम रिएक्टिव है। तो सिल्वर के अंदर इतनी रिएक्टिविटी नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो कॉपर नाइट्रेट से नाइट्रेट आयन को छीन कर अपने साथ मिला सके। यानी अगेन हम लोग क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। तो आप समझ पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज का। अगर किसी बच्चे को ये रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता है तो वो तबाह कराएगा। अगर कोई रिएक्शन जो है उसको दे दी जाएगी और उसको नहीं पता, उसको सिंपल इतना पता है कि जो आयन्स उनको अपने साथ मिला देना है और जो पहले मेटल रखी हो इसको बाहर कर देना है, तो अगर वो सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट रट के गया है
तो वो ट्रैप में फंस जाएगा, वो रिएक्शन गलत कराएगा। तो ये इसीलिए आपको बताया गया था कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होना कितना ज़रूरी है और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी फाइनली मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अब हम लोग एल्युमिनियम को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं दोनों को। तो अब ये चेक करते हैं क्या एल्युमिनियम के अंदर इतनी ताकत है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ मिला सके और आयरन को डिस्प्लेस कर सके। तो अगेन मूव करते हैं फिर से रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ और जरा चेक कीजिए पोजीशन एल्युमिनियम और आयरन की। तो आपको नजर आएगा कि एल्युमिनियम आयरन से पहले आ रहा है, यानी आपको दिख रहा है कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। और क्योंकि एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है तो क्या होगा, एल्युमिनियम आयरन से जो ऑक्सीजन है उसको डिस्प्लेस कर देगा। एल्युमिनियम खुद तो अपना ऑक्साइड बना लेगा, जबकि आयरन जो है वो हमारा डिस्प्लेस होकर बाहर चला जाएगा। ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल हो पाई, क्योंकि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए एल्युमिनियम ने खुद का ऑक्साइड बना लिया और आयरन को वहाँ से अलग कर दिया। अगर इसका रिवर्स करेंगे तो अगेन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है, हम देख चुके हैं कि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। तो ये एल्युमिनियम से ऑक्सीजन नहीं छीन पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो रिएक्शन लिखेंगे। तो लास्ट में ये दो रिएक्शन हैं जो आपके लिए होमवर्क रहेंगी। आप ज़रा बताइएगा इसमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी और कौन सी नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैग्नीशियम सॉलिड कंडीशन में मिक्स करेंगे अगर हम लोग जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, तो बताइएगा क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप ज़रूर बताइएगा। और फाइनली अगर क्या मैं इसका रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ, क्या जिंक सॉलिड को अगर मैं MgSO4 एक्वा सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करूँगा तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, और अगर होगी तो प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा वो बताइएगा। और अगर नहीं है पॉसिबल तो भी आपको इंडिकेट करना है। तो ये दो रिएक्शंस आपके लिए होमवर्क में रहेगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। तो आई होप आज का आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो याद हो गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही शानदार और सिंपल ट्रिक के साथ आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करा दी जाए। ना केवल रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने याद कराई है, मैंने आपको ये भी बताया है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज़ का एप्लीकेशन क्या है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को लगातार देखते रहिए। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, फुल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पर मिलेगा। 10th की जो केमिस्ट्री है, आप ये सीरीज़ फॉलो करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी 10th की केमिस्ट्री कितनी इंप्रूव हो गई है। थैंक यू वेरी मच।